हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल BSTS में स्वागत है। फ्रेंड्स देखिए, इस वीडियो में हम लोग दोस्तों इकोनॉमिक्स का जो जितने भी दोस्तों सवाल पूछे गए थे उसका दोस्तों डिटेल सॉल्यूशन जो है करेंगे। और इस वीडियो में दोस्तों जानेंगे कि दोस्तों इकोनॉमिक्स का पेपर कैसा था। आपको पता है कि लगभग 14 क्वेश्चन दोस्तों जो है यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में पूछे गए थे। तो दोस्तों जो जितने भी दोस्तों 14 क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए थे आपको यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में, तो दोस्तों उसको जितने भी सवाल पूछे गए थे उसका दोस्तों डिटेल सॉल्यूशन इस वीडियो हम लोग करेंगे। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप यूपीएससी कल दोस्तों मैंने यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 इन्वायरमेंट दोस्तों जो पर्यावरण के जितने दोस्तों सवाल पूछे गए थे उसका मैंने यहाँ पर डिटेल एनालिसिस किया है, तो उसको जाकर आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैंने बताया है कि अगर आप बहुत सारे दोस्तों प्रश्नों का सवाल नहीं जानते हुए भी कैसे दोस्तों उसको सही करना है, दोस्तों उसके लिए मैंने जो ट्रिक्स एंड टिप्स बताया है उसको इस वीडियो में आप लोग जाकर देखिए। और दोस्तों निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि अगर दोस्तों इस वीडियो से आप कुछ अगर इस वीडियो को देखते हैं तो आप जो है दोस्तों ऐसा ट्रिक्स एंड टिक्स आप भी एग्जाम में अप्लाई करके एटलीस्ट जो दोस्तों 9 to 10 क्वेश्चन को आप सही कर लेंगे। तो अगर वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जाकर दोस्तों इस वीडियो को दोस्तों जल्द से जल्द देख लीजिए, ठीक है। आपको पता है दोस्तों कि 16 जून को यूपीएससी प्रीलिम्स का दोस्तों पेपर है 2024 वाला, और दोस्तों 30 सितंबर को बीपीएससी प्रीलिम्स का पेपर है दोस्तों। तो ये जो मैंने सीरीज शुरू किया है आपको दोनों एग्जाम में दोस्तों आपको हेल्प करेगा, चाहे दोस्तों 16 जून हो यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर हो 2024 वाला, या दोस्तों बीपीएससी प्रीलिम्स का 30 सितंबर को जो होगा उसके लिए भी दोस्तों दोनों के लिए जो है बहुत ही लाभदायक होगा। तो अगर आप दोस्तों मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और जो है बेल का आइकन प्रेस कर दिया ताकि इसी प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचे। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो जैसा कि मैंने बताया कि इस वीडियो हम लोग जो इकोनॉमिक्स में पूछे गए थे सवाल यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में, तो उसको दोस्तों डिस्कस करेंगे। और दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं कि जो जितने भी दोस्तों चाहे इन्वायरमेंट हुआ, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हुआ, पॉलिटी हुआ, करंट अफेयर, सभी का दोस्तों वीडियो आप जाइए दोस्तों यहाँ पर प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, प्लेलिस्ट को दोस्तों ओपन करेंगे तो वहाँ पर 17 बीपीएससी की निःशुल्क तैयारी करके दोस्तों एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें दोस्तों क्लिक करेंगे तो सारा दोस्तों सभी सब्जेक्ट का दोस्तों आपको डिटेल सोल्यूशन वाला वीडियो आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों जो है आपको दोनों एग्जाम के लिए, दोनों प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों मैं मेरे बारे में देख लीजिए। मैंने दोस्तों जितना भी यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम दिया है और दोस्तों उसमें मेरा हाईएस्ट मार्क्स आया है, देख सकते हैं मैंने जिसको तो यहाँ पर आपको दिखाया है। दोस्तों ये जो आपको पता है कि GS1 200 नंबर का होता है, और जो GS2 CSET भी दोस्तों 2 नंबर का होता है। तो जो जहाँ तक दोस्तों GS1 की बात है, मुझे दोस्तों 137.34 आप कह सकते हैं कि अगर क्वेश्चन दोस्तों नंबर ऑफ क्वेश्चन में तब्दील करें दोस्तों तो 70 क्वेश्चन जो है सही है 100 क्वेश्चन में GS में। और CSET में दोस्तों 101 है नंबर, जो आपको पता है कि लगभग जो है 67-68 के आसपास जो क्वालिफाइंग नंबर दोस्तों, तो उससे ज़्यादा नंबर है। तो दोस्तों यही है मेरे बारे में दोस्तों कि जितना दोस्तों मैंने यूपीएससी प्रीलिम्स दिया है उसमें सबसे मेरा हाईएस्ट मार्क्स है। और दोस्तों जहाँ तक बीपीएससी का मार्क्स हो, आप देख सकते हैं कि अब तक जो बीपीएससी में दोस्तों मैंने प्रीलिम्स लिखा है उसका दोस्तों हाईएस्ट मार्क्स 117 है दोस्तों। ये 67 बीपीएससी में आया है मेरा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 67 बीपीएससी, तो दोस्तों ये कितना में 150 में, तो दोस्तों 150 में 117 मार्क्स मेरा हाईएस्ट बीपीएससी प्रीलिम्स में। तो दोस्तों ये मेरे बारे में परिचय। बाकी दोस्तों अगर मेरे बारे में आप ज़्यादा जानना चाहते हैं दोस्तों तो यहाँ पर आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, अबाउट मेंटर करके दोस्तों है, मैंने कहाँ से दोस्तों क्लासेज लिए, कोचिंग क्लास, उसको भी आप देख सकते हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि मैंने बाजीराव एंड रवि से GS किया है दोस्तों, और दोस्तों जो ऑप्शनल था मेरा हिंदी साहित्य था। हालांकि दोस्तों बिहार में अब तो क्वालिफाइंग हो चुका है, मैंने दृष्टि IAS अभी आपको पता है विकास दिवकीर्ति सर है उनसे किया था। और दोस्तों निबंध का क्लास भी मैंने विकास दिवकीर्ति सर से किया था। तो आगे आने वाली वीडियो में दोस्तों हम लोग निःशुल्क निबंध की तैयारी कैसे करें उससे रिलेटेड दोस्तों इस वीडियो भी इस चैनल पर हम लोग अपलोड करेंगे। तो आप लोग दोस्तों उसका लाभ, निःशुल्क सुविधा का आप लोग लाभ उठाइए जितने भी दोस्तों भाई बहन हैं। दोस्तों चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों देख सकते हैं कि ये जो है पेपर है सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2023 का, और दोस्तों सेट A है। तो दोस्तों इसमें जितने भी इकोनॉमिक्स में पूछे गए सवाल इंडियन इकोनॉमी में, तो लगभग जैसा मैंने बताया कि 14 सवाल दोस्तों पूछे गए हैं। तो दोस्तों सारे सवालों का दोस्तों डिटेल एनालिसिस करेंगे दोस्तों, और उसमें बहुत सारे दोस्तों ऐसे ट्रिक्स और टिप्स बताऊँगा कि अगर किसी भी सवाल का आप आंसर नहीं जानते हैं तो फिर भी दोस्तों आप कैसे एग्जाम हॉल में सवालों को सही करते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों सबसे पहला सवाल जो है इकोनॉमिक्स का है 2 नंबर, यहाँ से दोस्तों सेट A में स्टार्ट होता है। यहाँ पर दोस्तों देखिए पोर्ट से पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पर देखिए पतन और पोर्ट दिया हुआ है, और दोस्तों जिस रूप में सुविख्यात है, मतलब क्यों फेमस है दोस्तों उसके बारे में यहाँ पर सवाल है। सबसे पहला दोस्तों देखिए यहाँ पर देखिए जो है कमराजार पोर्ट, देखिए इसके बारे में लिखा गया कि भारत में एक कंपनी के रूप में पंजीकृत सबसे पहला प्रमुख पतन है दोस्तों, जो कि सही है, ठीक है। अब अभी तुरंत दोस्तों है, पहले ऑप्शन पढ़ ले तो उसके बाद डिटेल में एनालिसिस करेंगे क्यों सही है। दूसरा दोस्तों मुंद्रा पोर्ट, ये जो है कह रहा है कि भारत में निजी स्वामित्व वाला सबसे बड़ा पतन है दोस्तों, ये भी सही है।
और तीसरा दोस्तों विशाखापट्टनम पोर्ट कह रहा है भारत में सबसे बड़ा आधान पोर्ट कंटेनर पोर्ट, दोस्तों ये जो है आपका गलत है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो हम लोग तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा आपको क्या करा कि कितना सही है दोस्तों ये, तो इसका आंसर दोस्तों ओनली 2 पेयर्स, केवल 2, जैसा कि मैंने बोला कि आपको कमराजार वाला सही है, मुंद्रा वाला सही है दोस्तों, ये विशाखापट्टनम वाला गलत है। दोस्तों इंग्लिश इसका जो है उसको भी देख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि जब भी दोस्तों अगर हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है, अगर कभी आपको सवाल समझने में डाउट हो तो आप उसका इंग्लिश वर्जन में देख लीजिएगा दोस्तों, नहीं तो आपको पता है कि गूगल अनुवाद यूपीएससी में होता है और इसका खमिया दोस्तों हिंदी माध्यम के बच्चों को 3 से 4 सवालों में भुगतना पड़ता है। दोस्तों ये देखो पहला देखिए कमराजार पोर्ट है, फर्स्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया रजिस्टर्ड एज कंपनी, दोस्तों ये पूरी तरह सही है। इसके बारे में दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो आपका दोस्तों मैं आपको मैपिंग में दिखाऊंगा कि पोर्ट इसका लोकेशन किधर है, जितने भी दोस्तों मुंद्रा हुआ, चाहे विशाखापट्टनम हुआ, चाहे कमराजार, दोस्तों ये जो पोर्ट है इसका नाम पहले दोस्तों एनोर पोर्ट था और चेन्नई से दोस्तों लगभग जो है आप कह सकते हैं कि लगभग 20 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो दोस्तों ये चेन्नई में है और मतलब कह सकते हैं मद्रास में है, मद्रास जो आपको तमिलनाडु जो स्टेट है तो उसी में है, और कमराजार पोर्ट जो है चेन्नई पोर्ट से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। पहले जैसे कि मैंने बोला कि इसका नाम एनोर पोर्ट था। ठीक है, और दोस्तों ये जो है जैसा कि लिखा हुआ कि फर्स्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया रजिस्टर्ड एज ए कंपनी। ठीक है, और इसके बारे में और बता दूं कि ये दोस्तों ये जो है आपको पता है कि देश में अभी जो है 13 मेजर पोर्ट्स हैं, और जिसमें इसका जो नंबर दोस्तों कमराजार का कितना है 12वां। ठीक है, 12th मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया दोस्तों है। अच्छा, टोटल में दोस्तों 13 मेजर पोर्ट्स है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब और इसके बारे में दोस्तों मुंद्रा जहाँ तक बात है दोस्तों, आपको पता है कि मुंद्रा जो है कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है गुजरात का, तो लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट इन इंडिया सही है। तो दोस्तों कमराजार सही हो गया, मुंद्रा सही हो गया। दोस्तों विशाखापट्टनम पोर्ट दोस्तों ये गलत है यहाँ पर, क्योंकि दोस्तों लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया जो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी है, आप कह सकते हैं, जो कि मुंबई में है। और जिससे जितने भी दोस्तों हमारे देश में जो कंटेनर पोर्ट है उसका सबसे ज़्यादा दोस्तों जो है 50% जो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से जो है अब वस्तुओं का जो है आप कह सकते हैं कि निर्यात आयात होता है। चलिए दोस्तों अब इसका मैप देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए जैसा कि मैंने बोला 3 पोर्ट की यहाँ दोस्तों बात की गई। देखिए कमराजार जो पोर्ट है दोस्तों यहाँ पर आपको चेन्नई से, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर चेन्नई दोस्तों, देखिए यहाँ पर चेन्नई पोर्ट है। चेन्नई से देखिए दोस्तों जैसा कि मैंने बोला, देखिए यहाँ पर चेन्नई के जस्ट ऊपर एन्नोर देखते होंगे, इसी का नाम कमराजार पोर्ट जिसको नामकरण कर दिया गया है। तो दोस्तों चेन्नई से जो ये पोर्ट है चेन्नई का दोस्तों बर्डन को कम करने के लिए एन्नोर पोर्ट बनाया गया है, और ये 12th जो है 12वां मेजर पोर्ट से, और एन्नोर पोर्ट का ही नाम कमराजार पोर्ट है। ठीक है दोस्तों, ये आपने देख लिया। दूसरा जो पोर्ट दोस्तों दिया है देखिए यहाँ पर मुंद्रा पोर्ट, जो कि दोस्तों प्राइवेट जो है पहला जो आप पोर्ट कह सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं गुजरात में मुंद्रा पोर्ट है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर दोस्तों मुंद्रा पोर्ट गुजरात में है। तो यहाँ पर दोस्तों जहाँ तक कि जो कंटेनर वाला सवाल था कि सबसे ज़्यादा कंटेनर वाला दोस्तों ये जो है आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, ये देख सकते हैं यहाँ पर, जो कि महाराष्ट्र मुंबई में। ठीक है, तो आपने दोस्तों सारा का आपने लोकेशन देख लिया कि जैसे मैंने बताया है कि आपको कमराजार पोर्ट एनोर पोर्ट का ही नाम है, और यहाँ पर मुंद्रा पोर्ट है, और यहाँ पर दोस्तों जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है महाराष्ट्र में। तो दोस्तों ये है आप लोग दोस्तों, मुझे पूरा उम्मीद है कि इस सवाल को डिटेल में आप लोग समझ गए होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि फिर से कि इस प्रकार जो इसका आंसर दोस्तों हो जाए कमराजार पोर्ट सही है, भारत में एक कंपनी के रूप में पंजीकृत सबसे पहला प्रमुख पतन। दूसरा भी दोस्तों सही है, मुंद्रा पोर्ट जो है भारत में निजी समिति वाला सबसे बड़ा पतन। और दोस्तों जो तीसरा है वो गलत है, विशाखापट्टनम पोर्ट जो है भारत में सबसे बड़ा आधान कंटेनर पोर्ट नहीं है दोस्तों। एक दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जैसा कि मैंने बताया पोर्ट अथॉरिटी जो है सबसे ज़्यादा करता है। लगभग जो टोटल दोस्तों जितने भी कंटेनर पोर्ट है उसका पूरे देश में जितना होता है तो उसका 50% के लिए करता है। इस प्रकार जो इसका स्टेटमेंट हो गया केवल 2 युग में। ठीक है, और दोस्तों यही बता दूंगा, आपको पता ही बहुत सारा दोस्तों मैंने वीडियो में बताया है कि ये नए प्रकार का जो आंसर का फॉर्मेट है दोस्तों ऑप्शन का, यूपीएससी ने पिछले 2 साल से इंट्रोड्यूस किया। आप कह सकते हैं कि पिछले साल दोस्तों शुरू में इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन 2023 साल में नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 बढ़ गया है। तो ये इस पर आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए दोस्तों, हो सकता है बीपीएससी में भी कुछ सवालों में ऐसा ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया जा सके। ठीक है दोस्तों, इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, अब दोस्तों जो अगला सवाल है 11 नंबर दोस्तों देखते हैं सेट ए का, जैसा कि मैंने बताया दोस्तों। देखिए सबसे पहले उसका हिंदी देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है। 11 नंबर सवाल जो इकोनॉमिक्स का सेट ए का दोस्तों, ये जो मैं अभी जो है अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और जो बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और जो मैं बता दूं, जो भी अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, ये दोस्तों ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 का दोस्तों इकोनॉमिक्स के सवालों को मैं डिस्कस कर रहा हूँ डिटेल्स में, और ये जो सेट ए है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि भारत अपने पास यूरेनियम निक्षेप
डिपॉजिट होने के बावजूद अपने अधिकांश विद्युत उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भर है। ठीक है दोस्तों, ये तो बात सही है। दूसरा कथन पढ़ते हैं दोस्तों कि विद्युत उत्पादन के लिए कम से कम 60% तक का समृद्ध इनरिच्ड यूरेनियम का होना आवश्यक। दोस्तों ये गलत है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग डिटेल में इसका दोस्तों इंग्लिश भी कर लेते हैं। जो भी इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है दोस्तों, अगर देख रहे होंगे दोस्तों तो उनको भी लाभ हो जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पर स्टेटमेंट 1 है, इंडिया डिस्पाइट्स हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट्स डिपेंड्स ऑन कोल फॉर मोस्ट ऑफ द इट्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। दोस्तों ये स्टेटमेंट जो है आपका सही है। दोस्तों यहाँ पर बता दूँ कि भारत जो है दोस्तों अपने जो जितने भी दोस्तों विद्युत उत्पादन करता है उसका लगभग कह सकते हैं कि 75% जो है कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट से होता है। दोस्तों स्टेटमेंट जो सही है कि इंडिया डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट, आपको पता है दोस्तों ये यूरेनियम आपको झारखंड जादूगोड़ा में मिलता है, आपको पता है कि वहाँ पर खदान है। तो ये जो पहला स्टेटमेंट आपका सही होगा कि 75% जो है कोयला से विद्युत उत्पादन होता है। दूसरा स्टेटमेंट दोस्तों गलत है यहाँ पर कि कह रहा है कि यूरेनियम इनरिच्ड टू द एक्सटेंट ऑफ एटलीस्ट 60% इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों अगर देखिए जहाँ तक यूरेनियम इनरिचमेंट का बात है दोस्तों, तो लो इनरिच्ड यूरेनियम का ही दोस्तों जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में यूज होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में। दोस्तों मैं बता दूं कि अगर 3 to 5% दोस्तों अगर इनरिच यूरेनियम है तो दोस्तों काफ़ी है विद्युत उत्पादन के लिए। ठीक है, और दोस्तों अगर 20% से जो दोस्तों ज़्यादा इनरिचमेंट हो जाता है तो उसको दोस्तों उसको बोलते हैं हाई इनरिच्ड यूरेनियम। ठीक है, और दोस्तों ये जो है आप कह सकते हैं कि ये दोस्तों वीपन ग्रेड होता है। ठीक है, 20% से अगर ज़्यादा आप इनरिच कर देंगे दोस्तों तो जो है आपका 20% से अगर ज़्यादा आप यूरेनियम को इनरिचमेंट करेंगे तो हथियार में दोस्तों आपको मिसाइल्स में यूज होता है। तो इसलिए जो है स्टेटमेंट दोस्तों ये 60% वाला गलत है। ठीक है दोस्तों, अब जैसे मैंने बोला कि अगर 3 to 5% अगर इनरिच्ड है तो दोस्तों जो है आपके इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए इनफ है। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि ये जो स्टेटमेंट 1 जो है आपका सही है। ठीक है, स्टेटमेंट 2 गलत है, यहाँ पर 60% दोस्तों नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो इसका आंसर हुआ आपको सी हो गया। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। और दोस्तों मैं बता दूं कि ये सवाल इसलिए पूछा गया था दोस्तों क्योंकि आपको पता है कि ये न्यूज़ में था हाल ही में दोस्तों। आइए ये जो आपको पता है कि ग्लोबल जो है जो ये आपका न्यूक्लियर जो कह सकते हैं कि वाचडॉग है, ग्लोबल न्यूक्लियर वाचडॉग है दोस्तों। ये दोस्तों इसने अभी हाल ही में ये ईरान में, आपको पता है दोस्तों, अभी ईरान हाल ही में दोस्तों इजराइल पर मिसाइल हमला किया है, आप कह सकते हैं। तो ईरान में IAEA ने दोस्तों 84% जो इनरिच्ड यूरेनियम को दोस्तों पाया है। आपको पता है कि ईरान जो है दोस्तों पूरे विश्व के रडार पर है कि ईरान क्यों आपको पता है कि चोरी छुप के जो है मिसाइल जो है बन रहा है और यूरेनियम इनरिचमेंट जो प्रोग्राम कर रहा है। तो अभी हाल ही में 84% दोस्तों इनरिच यूरेनियम IAEA ने ईरान में पाया है। और दोस्तों एक और न्यूज़ है जो कि चर्चा में था जिसके कारण सवाल को पूछा गया है दोस्तों कि आपको पता है कि राजस्थान में यूरेनियम का दोस्तों मतलब ज़्यादा अमाउंट में दोस्तों आपको कह सकते हैं कि पाया गया है। अब ह्यूज यूरेनियम डिपॉजिट्स पाया गया है राजस्थान में। तो इसके लिए भी दोस्तों ये न्यूज़ में है, ये चर्चा था जिसके चलते यूपीएससी ने दोस्तों ये सवाल बनाया है। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट ये गलत है, ये आपको ये सही है और ये गलत है। मैं दोस्तों बता दिया कि 60% नहीं होगा। ठीक है, 2 to 3% दोस्तों इनरिचमेंट ही एनफ है विद्युत उत्पादन के लिए। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर दोस्तों देखिए यहाँ पर पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए इकोनॉमिक्स का सवाल का दोस्तों हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप चैनल पर हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की निम्नलिखित में से किस एक गतिविधि को बंधकरण स्टरलाइजेशन के एक भाग के रूप में माना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये इकोनॉमिक टर्म है, स्टरलाइजेशन पूछा गया दोस्तों। इसका इंग्लिश वर्जन में देख लेते हैं 24 नंबर। यहाँ पर दोस्तों देखिए यहाँ पर कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग एक्टिविटीज ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज कंसिडर टू बी स्टरलाइजेशन। दोस्तों तो इसका आपको आंसर हो जाएगा, आपको दोस्तों ये हो जाएगा कंडक्टिंग ओपन मार्केट ऑपरेशन। दोस्तों इसमें आपको बता दूं कि ओपन मार्केट ऑपरेशन में बेसिकली क्या होता है दोस्तों कि ट्रेजरी बिल्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स को दोस्तों बेचा जाता है। ठीक है, तो यही दोस्तों आपको होगा और कंडक्टिंग ओपन मार्केट ऑपरेशंस जिसमें आपको ट्रेजरी बिल्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट को बेचा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो 24 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अब दोस्तों 24 के बाद जो है ये हम लोग 25 की तरफ बढ़ते हैं। 25 नंबर दोस्तों इसका देख लीजिए, हिंदी भी देख लीजिए। जैसा कि मैंने आपको बोला कि जो स्टरलाइजेशन दोस्तों क्या है, खुला बाजार कार्रवाई का संचालन। 24 का दोस्तों हो गया ए। अब दोस्तों 25 नंबर सवाल पढ़ते हैं कि निम्नलिखित बाजारों पर विचार कीजिए। सरकारी बॉन्ड बाजार, कॉल मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल मार्केट, स्टॉक बाजार। पूंजी बाजार उपयुक्त में से कितने शामिल है दोस्तों, आपको पता है। पहले दोस्तों इसका इंग्लिश भी देख लीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए कि कंसिडर द फ्लोइंग मार्केट्स, गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट, कॉल मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल मार्केट, स्टॉक मार्केट। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर इंक्लूडेड इन द कैपिटल मार्केट्स। दोस्तों आप जानते हैं कि मार्केट दो प्रकार का होता है शेयर बाजार में दोस्तों। एक होता है कैपिटल मार्केट जिसकी दोस्तों दिया ही होगा,
ये आपको पहला प्रकार है। दूसरा दोस्तों होता है, सबसे पहले दोस्तों जान ही लेते हैं कि कैपिटल मार्केट बेसिकली क्या होता है दोस्तों। कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म दोस्तों जो है होता है, बॉन्ड्स का खरीद बिक्री होता है दोस्तों। जैसा कि लॉन्ग टर्म कहने का मतलब दोस्तों ये है कि लगभग कह सकते हैं कि 5 से लेकर 40 साल तक दोस्तों जो है गवर्नमेंट बॉन्ड्स या दोस्तों गवर्नमेंट इसको सिक्योरिटी भी कहा जाता है, उसी को दोस्तों यहाँ पर क्या कहता है कि खरीदा और बेचा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये हुआ कैपिटल मार्केट में, जैसा कि मैंने बोला लॉन्ग टर्म जो है डेप्ट आर बॉट एंड सोल्ड, ठीक है, ये आपको कैपिटल मार्केट में। और दोस्तों जो मनी मार्केट है, दूसरा जो प्रकार दोस्तों मनी मार्केट का होता है, ठीक है दोस्तों। मनी मार्केट में दोस्तों शॉर्ट टर्म के दोस्तों जो भी बॉन्ड होते हैं उसको खरीदा बेचा जाता है, जैसे कि दोस्तों मनी मार्केट के एग्जांपल दोस्तों ट्रेजरी बिल्स हुआ, ठीक है। तो दोस्तों यही कि दोस्तों और जो बता दूं कि दोस्तों जहां तक मनी मार्केट की बात है तो इसमें आपको कौन कौन जैसे ट्रेजरी बिल्स आते हैं मनी मार्केट में, और दोस्तों जो कॉल मनी मार्केट है वे भी दोस्तों मनी मार्केट में आते हैं। तो दोस्तों यार लेकिन यहाँ पर सवाल क्या पूछा है कि कौन कौन कैपिटल मार्केट में आता है दोस्तों, तो आपको गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट सही है, ठीक है। और दोस्तों मैं जैसे बताया कि कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म का जो डेप्ट है उसको बेचा और खरीदा जाता है, लगभग आप कह सकते हैं कि 5 से लेकर 40 साल तक के दोस्तों बॉन्ड इसमें होते हैं। तो पहला दोस्तों सही है, ठीक है, ये आपको कैपिटल मार्केट है, लॉन्ग टर्म वाला है। कॉल मनी मार्केट दोस्तों दूसरा जो गलत है, जैसा मैंने बोला ये मनी मार्केट का पार्ट है दोस्तों। ट्रेजरी बिल मार्केट भी जो है आपका मनी मार्केट दोस्तों दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा स्टॉक मार्केट ये सही है, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों जो है आपका पहला और चौथा सही है। तो सवाल दोस्तों क्या पूछेगा कितने सही है, तो ओनली बी हो जाएगा, ओनली 2, ठीक है। तो फिर से दोस्तों देख लीजिए कि इसका जो 25 नंबर है पूछा कि कौन सा कैपिटल मार्केट है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा पहला जब सही है और चौथा सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 2। आपका दूसरा और तीसरा दोस्तों नहीं होगा, ठीक है। तो ये दोस्तों दूसरा तीसरा किसका है, मनी मार्केट का एग्जाम्पल है। तो दोस्तों चलते अब इसका अब अगला सवाल पढ़ते हैं दोस्तों, हिंदी में भी देख लीजिए। यहाँ पर जो पूछा गया है कि पूंजी बाजार में कितने शामिल है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए पहला शामिल है, चौथा शामिल है, दूसरा और तीसरा नहीं शामिल, इसलिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका केवल 2, ठीक है। तो अब दोस्तों 25 के बाद जो है अगला सवाल 26 नंबर है, उसको हम लोग देख लेते हैं। 26 नंबर दोस्तों देखिए यहाँ पर 26 नंबर दोस्तों क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लघु कृषक बड़े जोत की संकल्पना का सर्वोत्तम वर्णन है दोस्तों। देखिए नाम में ही देखिए बहुत चीज़ें होती है दोस्तों, नाम में ही छिपी रहती है। यहाँ पर दोस्तों लिखा है कि लघु कृषक बड़े खेत, मतलब कि छोटे किसान लेकिन उनका खेत बड़ा है दोस्तों। तो इसका जो ऑप्शन है सही हो जाएगा। पहले दोस्तों इसका इंग्लिश भी पढ़ लेते हैं 26 नंबर का। यहाँ पर देखिए कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड। दोस्तों नाम में ही है, जैसा मैंने बोला कि स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपको, ये जो सवाल है स्मॉल फार्मर लार्ज दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा बी। मेनी मार्जिनल फार्मर्स इन एरिया ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू ग्रुप्स एंड सिंक्रोनाइज एंड हार्मोनाइज सेलेक्टेड एग्रीकल्चर ऑपरेशंस। कहने का मतलब देखिए मान लीजिए दोस्तों इतना छोटा छोटा प्लॉट है बहुत सारे किसानों का दोस्तों, तो वो किसान सभी दोस्तों मिलकर क्या करेंगे कि पूरा एकमोडेट कर लेंगे, कंसोलिडेट कर लेंगे और पूरे दोस्तों इस एरिया में जो है आप खेती करेंगे। इसके चलते दोस्तों उनको जो है लाभ होता है, ठीक है। और उसका दोस्तों हिंदी देखते हैं यहाँ पर जो जैसे कि मैंने बोला कि जो 26 का दोस्तों आंसर आपको हो जाएगा, आपको बी हो जाएगा। किसी क्षेत्र के अनेक सीमांत कृषक अपने आप को समूह में व्यवस्थित कर चुनिंदा कृषि संक्रियाओं में समकालन और संगति लाते हैं दोस्तों। देखिए गूगल में बात किया गया इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट, इसलिए जब भी दोस्तों डाउट हो तो उसका इंग्लिश वर्जन देख लीजिए दोस्तों। ऐसा हमारे देश में स्मॉल फार्मर्स लार्ज फील्ड का कॉन्सेप्ट दोस्तों स्टार्ट किया गया उड़ीसा स्टेट में, ठीक है। और दोस्तों लगभग 112 दोस्तों फार्मर्स मिल करके जो इस जो है इस प्रक्रिया को जो है लघु कृषक बड़े खेत जो है उड़ीसा में दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किए हैं और दोस्तों उनको लाभ भी हो रहा है दोस्तों। आप कह सकते हैं दोस्तों एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसा ही है। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को दोस्तों को पता है कि जो तीनों कृषि बिल आया था उसमें था एक बिल इससे रिलेटेड, लेकिन अंततः दोस्तों किसानों के विरोध के कारण जो है इस कृषि कानून जो था जिसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग था उसको रद्द कर दिया गया। तो दोस्तों ये जो आपका हो गया 26 नंबर। दोस्तों अब 27 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 27 नंबर पढ़ते हैं दोस्तों कि भारत सरकार जो है काले तिल नाइजर के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन कीमत उपलब्ध कराती है। दूसरा स्टेटमेंट दोस्तों क्या कर रहा है, काले तिल की खेती खरीफ के फसल के रूप में की जाती है। और तीसरा दोस्तों क्या है कि भारत के कुछ जनजातीय लोग काले तिल के बीजों का तेल भोजन पकाने के लिए प्रयोग में लाते हैं। जैसे आपको पता है दोस्तों सरसों तेल यूज करते हैं खाने बनाने की, उसी तरह दोस्तों जो जनजातीय लोग हैं काले तिल के बीजों का भोजन पकाने के प्रयोग में लाते हैं दोस्तों। तो ये जो इसका आपको मैं बता दूं कि जो तीनों स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 27 है। हाँ दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर कितना है 27 है। और दोस्तों इसका जो अब मैं बता दूं कि इसका आंसर तीनों सही हो जाएगा।
दोस्तों ये भी सही है, भारत सरकार काले तिल के बीजों के न्यूनतम समर्थन कीमत उपलब्ध कराती है। दोस्तों दूसरा भी सही है, काले तिल की खेती खरीफ की फसल की जाती है। और तीसरा भी दोस्तों सही है कि भारतीय कुछ जनजातीय लोग काले तिल का बीजों का तेल भोजन पकाने का करते हैं। दोस्तों इस प्रकार जो कितने कथन सही दोस्तों, सभी 3 कथन सी आंसर आपको हो जाएगा। दोस्तों अब इसका डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं दोस्तों। पहले इंग्लिश इसका देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कि कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर नाइजर सीड्स। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों आप इसका देख लीजिए, नाइजर सीड्स दोस्तों यही होता है काला तिल, देख सकते हैं आप लोगों ने देखा ही होगा। अब उजला तिल दोस्तों देखे होंगे जब आप खाते होंगे दोस्तों, या मकर संक्रांति के समय उजला तिल तो खा ही होंगे दोस्तों। देख लेंगे, ये देखिए काला तिल है जिसको दोस्तों नाइजर कहा जाता है। दोस्तों भारत सरकार जो है इस पर जो आपको MSP जारी करती है। ठीक है, देख लीजिए दोस्तों, यही तिल है काला तिल, जिसको दोस्तों नाइजर भी कहा जाता है अंग्रेजी में। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं यहाँ पर MSP के बारे में। दोस्तों MSP आपको पता ही है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सरकार जो दोस्तों गारंटी देती है कि अगर दाम जो है कम होगी मार्केट में तो उसको हम लोग खरीद लेंगे। और आपको पता है कि FCI के द्वारा जो खरीदारी वगैरह होती है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, मैं बता दूं कि भारत सरकार जो है अभी 23 फसलों पर दोस्तों जो MSP जारी करती है। ठीक है, और दोस्तों जो MSP की बात है तो आपको पता है कि सबसे पहले दोस्तों CACP, इसके बारे में थोड़ा बता दूं। CACP ये जो दोस्तों संस्था है, आपको इसका नाम है दोस्तों कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। दोस्तों ये जो है ये रिकमेंड करती है सरकार को। और दोस्तों अंततः जो है CCEA, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमी पर दोस्तों उसका जो है अनुमोदन करती है, जो MSP प्राइस जो होता है उसको। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बोला कि जो भारत सरकार जो है 23 फसलों पर अभी वर्तमान में दोस्तों MSP देती है। जहाँ तक दोस्तों गन्ना की बात है दोस्तों, जो शुगर केन है उस पर दोस्तों FRP देती है, आपको पता ही होगा, जिसका दोस्तों होता क्या है कि फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। अब दोस्तों जो जितने भी दोस्तों जैसा कि मैं बताया कि 23 प्रकार के फसलों को सरकार दोस्तों MSP देती है, उसमें दोस्तों 14 प्रकार का फसल दोस्तों खरीफ होते हैं, बाकी दोस्तों जो अन्य होते हैं जिसमें रबी भी है। तो अब 14 खरीफ फसलों में से दोस्तों एक फसल कौन सा है, ये जो नाइजर है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो स्टेटमेंट आपका सही हो गया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर नाइजर सीड्स। दोस्तों इसको काला तिल जैसे कि मैंने दोस्तों दिखाया, तो स्टेटमेंट आपका सही है। नाइजर ये कल्टिवेटेड खरीफ क्रॉप, दोस्तों मैंने बताया कि 14 खरीफ फसलों को दिया जाता है MSP, जिसमें दोस्तों एक नाइजर है। तीसरा दोस्तों कि सम ट्राइबल पीपल इन इंडिया यूज नाइजर सीड ऑयल फॉर कुकिंग। दोस्तों इस प्रकार जो है ऑल 3 तीनों सही है। ठीक है, उसका दोस्तों हिंदी में देख लेते हैं। जैसा कि मैंने दोस्तों बता ही दिया है कि तीनों सही है, पहला भी सही, दूसरा भी सही, तीसरा भी सही, इसलिए सभी 3। ठीक है, और जो दोस्तों जितना भी डिटेल में था इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको CACP जो है संस्था रिकमेंड करती है, और CCA जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो है इसका अनुमोदन करती है अंततः। ठीक है, तो और दोस्तों ये जो इसलिए सवाल भी पूछा गया है, दोस्तों को पता है कि MSP की गारंटी को लेकर किसान दोस्तों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो MSP का गारंटी आपको पता है कि इसलिए जो है चर्चा में था कि MSP की गारंटी दिया जाए। हालांकि दोस्तों सरकार जो है कर रही है, ठीक है, लेकिन दोस्तों कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं किसान कि MSP की कानूनी गारंटी दिया जाए। ठीक है, लेकिन जो आप कह सकते हो दोस्तों सिद्धांततः सरकार तो दोस्तों तैयार है कि, लेकिन वही है कि दोस्तों कानूनी गारंटी में हो सकता है कुछ टेक्निकलिटी हो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग 27 नंबर। अब दोस्तों 27 के बाद जो है 28 नंबर। तो दोस्तों चलिए 28 नंबर पढ़ते हैं। 27 हो गया आपका, ये दोस्तों काला तिल है, मैंने आपको दिखाई दिया, देख सकते हैं। 28 नंबर दोस्तों देखिए यहाँ पर, ये भी इकोनॉमिक्स का सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित परिसंपत्तियों पर में निवेशों पर विचार कीजिए। ब्रांड पहचान, माल सूची, बौद्धिक संपदा, ग्राहकों की डाक सूची में कितने अमूर्त निवेश माने जाते हैं दोस्तों। तो इसका इंग्लिश में देख लीजिए, यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों कि consider the investment in the flowing assets, brand recognition, inventory, intellectual property, mailing list of clients. How many of the above are considered as intangible investment? दोस्तों देखिए इन्वेस्टमेंट 2 प्रकार के होते हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल। दोस्तों टेंजिबल कहने का मतलब दोस्तों ये है जैसे कि जिसको आप दोस्तों छू सकते हैं, आप इसको कह सकते हैं यहाँ पर कि दोस्तों यहाँ पर फिजिकल एसेट्स या प्रॉपर्टीज़, जिसको दोस्तों आप जिसको आप टच कर सकते हैं, जैसे कि दोस्तों आपका बिल्डिंग्स हुआ, इक्विपमेंट्स हुआ, इन्वेंट्री हुआ, दोस्तों ये सभी क्या है वो टेंजिबल होंगे। इंटेंजिबल दोस्तों मतलब कह सकते हैं कि आप जो है आप उसको छू नहीं सकते हैं, नॉन फिजिकल आप कह सकते हैं एसेट्स। जैसे कि दोस्तों आपको ये दोस्तों ब्रांड रिकॉग्निशन आपको इंटेंजिबल में आएगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दोस्तों इंटेंजिबल में आएगा, और मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट जो है इंटेंजिबल में आएगा। दोस्तों इन्वेंट्री जो है आपको इंटेंजिबल में आएगा। दोस्तों इन्वेंट्री का मतलब जो है आप उसको टच कर सकते हैं, फिजिकल एसेट्स है दोस्तों, ये आपका गलत हो गया। इस प्रकार दोस्तों इसका स्टेटमेंट होगा कि कितने सही हैं, तो इसका ओनली 3 हो जाएगा। ठीक है, 28 का दोस्तों क्या हो जाएगा, 28 का C हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इसका हिंदी भी देख लीजिए, मैं दोस्तों बता ही दिया आपको कि टेंजिबल इंटेंजिबल क्या होता है।
ये दोस्तों देखिए यहाँ पर फिर से देख लेते हैं कि अमूर्त निवेश दोस्तों, अमूर्त जिसको आप लोग फिजिकली टच नहीं कर सकते हैं, जैसे आपको पता है दोस्तों डाक सूची को आप नहीं टच कर सकते हैं, ब्रांड पहचान को नहीं टच कर सकते हैं, बौद्धिक संपदा जो है उसको नहीं टच कर सकते हैं। बाकी दोस्तों ये माल सूची जो है इन्वेंट्री जो है आपको फिजिकल एसेट्स में आएगा, मूर्त निवेश में आएगा दोस्तों। इस प्रकार जिसका आंसर हो केवल 3, ठीक है। अब दोस्तों 28 के बाद जो है आपका एक सेट ए में 29 नंबर, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ यहीं पर 29 नंबर है। बहुत दोस्तों अच्छा सवाल है, 5th फाइनेंस कमीशन से पूछा गया है यहाँ पर। दोस्तों विचार कीजिए, जनांकीय निष्पादन, वन और पारिस्थितिकी, शासन सुधार, स्थिर सरकार, कर एवं राजकोषीय प्रयास, समस्त कर आक्रमण के 15वें वित्तीय आयोग के नियुक्तियों में से कितने को जनसंख्या, क्षेत्रफल और आय के अंतर के अलावा निकस के रूप में दोस्तों देखिए यहाँ पर देखिए निकस, ये जो है गूगल अनुवाद है। यही दोस्तों इसलिए कहते हैं कि जब भी आप दोस्तों कोई भी डाउट हो, निकस फिकस ये सब जो टर्म है हिंदी में दोस्तों सामान्यतः जो है जनरल हिंदी में यूज नहीं होता है। गूगल अनुवाद के कारण जो इस प्रकार का दोस्तों आप अनियमितता देख रहे हैं, तो आप दोस्तों उसका इंग्लिश वर्जन देख लीजिए। चलिए दोस्तों हम इंग्लिश वर्जन की तरफ चलते हैं। दोस्तों आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप हिंदी माध्यम के हैं तो दोस्तों अपना इंग्लिश मजबूत कीजिए, नहीं तो दोस्तों देख सकते हैं इसी प्रकार का नुकसान होगा। सॉरी दोस्तों, जब भी दोस्तों आपको कभी डाउट हो तो इंग्लिश वर्जन उसका देखिएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, गवर्नमेंट रिफॉर्म्स, स्टेबल गवर्नमेंट, टैक्स एंड फिस्कल। दोस्तों मैं इसलिए इंग्लिश पर बल देने के लिए बात करना, आपको पता है दोस्तों कि बीपीएससी में देखिए इंग्लिश का कोई रोल नहीं है। लेकिन दोस्तों जहाँ तक यूपीएससी का बात है, अगर दोस्तों आईएएस, आईपीएस, आईआरएस दोस्तों को आप देख रहे हैं तो आपको पता है कि ये अंग्रेजी का पेपर होता है जिसको क्वालिफाई करना पड़ता है। आपको पता है दोस्तों कि आजकल यूपीएससी उस पेपर को भी क्वालिफाइंग को बहुत ही टफ बनाता है, ठीक है। और उसमें दोस्तों मेरे जान पहचान में बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी दोस्तों उसमें फेल कर गए हैं। तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा इस बात को कि इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। इसलिए दोस्तों इंग्लिश पर जो है ध्यान दीजिए, मत सोचिए कि मैं हिंदी माध्यम हूँ तो मुझे दोस्तों इंग्लिश की क्या जरूरत है। तो आप दोस्तों इंग्लिश क्वालिफाई पेपर फेल हो जाएंगे और दोस्तों जो है आपका जो है सपना नहीं पूरा होगा। इसलिए बहुत जरूरी इंग्लिश पर ध्यान देना आज के समय में। चलिए दोस्तों 29 का दोस्तों पढ़ते हैं। फॉर द हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन द 15 फाइनेंस कमीशन यूज्ड हाउ मेनी ऑफ द अबव एज क्राइटेरिया अदर देन पॉपुलेशन। दोस्तों क्राइटेरिया का निकस, वही जो दोस्तों निकस जो हमने बात किया दोस्तों, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो इसका अब जैसे दोस्तों इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि ये दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन है। तो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों आपको पता है कि 15th फाइनेंस कमीशन को दोस्तों जो चेयरमैन थे एनके सिंह थे, आपको पता ही होगा। इसको जो चेयरमैन थे एनके सिंह थे। और दोस्तों ये जो इसका जो कार्यकाल था 2000, जो मैंने कहने का मतलब है कि 2020 से 21 तो था ही दोस्तों। और जो रिपोर्ट अपना सौंपा था 20-21 के लिए, और जो है 2021 से लेकर 26 के लिए तक ही दोस्तों भी जो है आपका एक आपको जो रिकमेंडेशन है ये रिपोर्ट सबमिट किया है। तो दोस्तों मैंने इसके बारे में पहले 15 फाइनेंस पर दोस्तों बता दिया कि चेयरमैन एनके सिंह है। और जो इसका जो आप बोल सकते हैं कि जो टर्म कंडीशन था कितने साल के लिए दोस्तों था, तो 2020 से 21 आपको पता है। उसी वक्त दोस्तों कोरोना भी आया था 2020 से 21 और 2021 से 26 तक, ठीक है। तो ये दोस्तों ये हो गया। अब दोस्तों 15 फाइनेंस कमीशन में दोस्तों कितने राज्यों को दोस्तों जो आप कह सकते हैं कि जो शेयरेबल टैक्स जो था मैं कितना आप राज्यों से शेयर कर सकते हैं, तो उसके लिए दोस्तों 41% दोस्तों रिकमेंड किया है। और दोस्तों बाकी का जो 1% है दोस्तों जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के लिए दिया गया है। और दोस्तों वहीं आप देखेंगे कि जो 14वां जो वित्त आयोग था तो दोस्तों वो जो है टोटल 42% का दोस्तों रिकमेंडेशन किया था कि आप राज्यों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। जो भी दोस्तों टैक्सेबल इनकम का दोस्तों आपको पता है इंडिविजुअल्स जो होते हैं पूल्स। और दोस्तों यह बता दूं कि जो 16 कमीशन का जो है फाइनेंस कमीशन, और इसके लिए दोस्तों आपको पता ही है कि संविधान में आर्टिकल 280 है जिसके तहत जो है राष्ट्रपति जो है प्रत्येक 5 साल में फाइनेंस कमीशन का दोस्तों गठन करते हैं। तो और जो 16 जो फाइनेंस कमीशन है दोस्तों उसका गठन हो गया है। और इसके जो चेयरमैन होंगे, आपको पता है कि नीति आयोग के जो पूर्व में दोस्तों वाइस चेयरमैन कौन है दोस्तों, उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी, ठीक है दोस्तों। इसको याद रख लीजिए, अरविंद पनगड़िया दोस्तों सवाल पूछ सकता है, ठीक है। अरविंद पनगड़िया दोस्तों की 16 फाइनेंस कमीशन का नया चेयरमैन कौन होंगे, तो अरविंद पनगड़िया ही, जो कि दोस्तों नीति आयोग के वाइस चेयरमैन रह चुके हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि दोस्तों सबसे पहले यहाँ दोस्तों देख ले सकते हैं, यहाँ पे आपको चार्ट में दिखा रहा हूँ जो कि डिवोल्यूशन है। जो दोस्तों यहाँ पर बात किया गया था कि किन किन दोस्तों के आधार पर जो है आपको 15 फाइनेंस कमीशन में दिया जाएगा। दोस्तों ये देख सकते हैं 15 फाइनेंस कमीशन है तो दोस्तों 14 अभी यहाँ दोस्तों ये मतलब नहीं है। हम लोग दोस्तों देखेंगे ये क्राइटेरिया दोस्तों यहाँ पर वेटेज दोस्तों इनकम डिस्टेंस को दोस्तों देखिए 45%, एरिया को दोस्तों 15%, और पॉपुलेशन दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 2000 आपको 11 के जनगणना के अनुसार लिया गया है 15%, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को 12.5%, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी को 10% और टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट्स को 2.5%। तो दोस्तों ये जो है सवाल यही पूछा है, यहीं से पूछा गया है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो दोस्तों इस पर ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि कौन कौन होगा कौन नहीं होगा। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ध्यान से लिखा हुआ है कि अदर देन पॉपुलेशन एरिया एंड इनकम डिस्टेंस, ठीक है।
तो दोस्तों ये आपको अगर दोस्तों आप इस चार्ट को अगर आप पढ़े होंगे तो सबसे पहला देखिए दोस्तों, इसको एलिमिनेट करने की हम लोग कोशिश करते हैं दोस्तों। देखिए आपका गवर्नेंस रिफॉर्म्स दोस्तों यहाँ पर कहीं नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये तीसरा आपका खत्म हो गया। स्टेबल गवर्नमेंट भी दोस्तों नहीं होगा, ठीक है। बाकी दोस्तों आपको तीनों होगा, ठीक है। तो दोस्तों अब अगर आप याद किए होंगे तो ठीक है दोस्तों, अगर नहीं भी, अगर दोस्तों कॉमन सेंस से भी आप इसको जैसे ही 3 4 को दोस्तों खत्म कीजिएगा तो आंसर आपको हो जाएगा 1 2 5 यानी दोस्तों ओनली 3। इसका आंसर हो जाएगा बी। 29 का दोस्तों बी हो जाएगा। आपको डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस होगा ही दोस्तों, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी होगा जैसे कि मैंने आपको दिखाया, और जो टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट्स भी होगा दोस्तों। और ठीक है भाई, बताया दोस्तों कि डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस का जो है वेटेज है 12.5% और जो फॉरेस्ट इकोलॉजी का 10%। बाकी दोस्तों मैंने बता दिया पॉपुलेशन का है 15%, जो दोस्तों यहाँ पर देखिए बोला कि इसको हम छोड़ करके पॉपुलेशन का 15 है, एरिया का भी दोस्तों 15% है, और इनकम डिस्टेंस का सबसे ज़्यादा दोस्तों 45% है दोस्तों। ये जो है टोटल जो है फाइनेंस कमीशन के बारे में आपको मैंने बता दिया, ठीक है। चलिए अब 29 के बाद जो अगला सवाल दोस्तों कौन सा है, 30 नंबर। तो दोस्तों पहले इसका हिंदी देख लीजिए। 30 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित आधारित संरचना क्षेत्रों पर विचार कीजिए। किफ़ायती आवास, सर्वसाधारण द्रुत परिवहन, स्वास्थ्य देखभाल, पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा। उपयुक्त में से कितनों पर UNOPS आधारित संरचना और नवाचार में धारणीय निवेश पहल अपने निवेशों के लिए ध्यान केंद्रित करता है दोस्तों। तो इसको देखिए, इसका इंग्लिश वर्जन देखते हैं। कंसिडर दोस्तों फ्लोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन हाउ मेनी ऑफ द अबव डज UNOPS। दोस्तों पहले नंबर UNOPS का दोस्तों फुल फॉर्म आप जान लीजिए, ठीक है। आपको क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों। इसका होता है यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज, ठीक है। यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज दोस्तों, ठीक है, ठीक है। और दूसरा जो हेड क्वार्टर है दोस्तों आपको डेनमार्क है, आपको पता है डेनमार्क के कोपेनहेगन में है, ठीक है। अब दोस्तों ये जो है आपको 3 धारों की बात करता है दोस्तों। ये जो है आपको UNOPS 3 धारों की बात करता है, जिसमें आपका दोस्तों एक है अफोर्डेबल हाउसिंग, और दोस्तों एक है आपको हेल्थ केयर, और एक दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी। दोस्तों ये जो मास रैपिड ट्रांसपोर्ट है इसकी बात नहीं करता है, इसलिए दोस्तों ये आपका दो नंबर नहीं होगा, दूसरा नंबर नहीं होगा, तो इसलिए 1 3 4 सही है, जिसमें दोस्तों आंसर ओनली 3, ठीक है। सी आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। तो इसका दोस्तों इसके बारे में बता दिया दोस्तों। इसका हिंदी भी देख लीजिए यहाँ पर कि इसमें कौन कौन दोस्तों आपको होगा। सर ये जो मास रैपिड ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, बाकी दोस्तों को 1 होगा, 3 सही होगा और 4 सही होगा। इसमें दोस्तों आंसर केवल 3 होगा, ठीक है। सी आंसर हो जाएगा 30 का। अब दोस्तों 30 के बाद जो है अगला जो सवाल इकोनॉमिक्स में आता है सेट में 73 नंबर, दोस्तों उसको देखते हैं यहाँ पर। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको बता ही दिया चार्ट। अब दोस्तों 73 नंबर हम लोग देखते हैं यहाँ पर। देखिए दोस्तों पढ़ते हैं यहाँ पर 73 नंबर दोस्तों, ठीक है। वित्त के संदर्भ में शब्द बीटा किसे निर्दिष्ट करता है दोस्तों। देखिए फाइनेंशियल दोस्तों टर्म है बीटा, इसको यूज होता है दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर कितना है 73 दोस्तों। तो देखिए सबसे पहला दोस्तों बीटा के बारे में आपको बताता है कि बीटा बेसिकली दोस्तों क्या होता है। बीटा इज ए दोस्तों मेजर ऑफ वोलेटिलिटी और रिस्क ऑफ स्टॉक। शेयर मार्केट में दोस्तों ये टर्म यूज होता है कि दोस्तों कितना रिस्क है, उसके बारे में दोस्तों बीटा आपको बताता है दोस्तों। अगर बीटा 1 से बड़ा है तो दोस्तों वोलेटाइल स्टॉक है, मतलब आप कह सकते हैं कि उसमें रिस्क है, मतलब वो ज़्यादा वैरी करेगा दोस्तों। अगर बीटा जो है आपको ग्रेटर देन 1 है तो मतलब स्टेबल स्टॉक है, ठीक है। उसमें दोस्तों कह सकते हैं कि वोलेटिलिटी कम है। तो दोस्तों वही है कि इसका मतलब बेसिकली क्या होता है, जान लीजिए बीटा का दोस्तों। इसका आपका होगा दोस्तों डी होगा। एक जो है बीटा है एक संख्यात्मक मान जो पूरे स्टॉक बाजार में होने वाले परिवर्तनों के प्रति किसी स्टॉक के विचलनों को मापता है। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया कि बीटा इज ए मेजर ऑफ वोलेटिलिटी और रिस्क ऑफ स्टॉक्स, ठीक है दोस्तों। आपको हो गया 73 का हो गया आपको डी आंसर, ठीक है दोस्तों। आप इंग्लिश भी देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों 73 नंबर की इन द कंटेक्स्ट ऑफ फाइनेंस द टर्म बीटा रेफर्स टू ए न्यूमेरिक वैल्यू दैट मेजर्स द फ्लक्चुएशन ऑफ स्टॉक टू चेंजेज इन द ओवरऑल स्टॉक मार्केट। दोस्तों ऐसे भी है आपको अल्फा बीटा आपको पता है कि मैथ में जो होता है, तो ऐसे भी आप न्यूमेरिक वैल्यू तो कॉमन सेंस ला के उसको सही कर सकते थे। चलिए दोस्तों 73 के बाद जो है अब इकोनॉमिक्स का सवाल दोस्तों कौन है 74 नंबर, ठीक है दोस्तों। चलिए 74 नंबर देखते हैं यहाँ पर दोस्तों। पहले 74 का हिंदी देख लेते हैं यहाँ पर। 74 नंबर दोस्तों देखिए 74 नंबर दोस्तों ये भी देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेल्फ हेल्प ग्रुप से दोस्तों सवाल पूछा गया है कि स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम मूलतः भारतीय स्टेट बैंक द्वारा वित्तीय रूप से वंचितों को लघु ऋण प्रदान प्रारंभ किया गया था। दूसरा दोस्तों क्या है, किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप में समूह के सभी सदस्य उस ऋण के लिए उत्तरदायी होते हैं जो ऋण कोई अकेला सदस्य लेता है। तीसरा दोस्तों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सेल्फ हेल्प ग्रुप को समर्थन देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैं बता दूं कि दोस्तों ये जो पहला है स्टेटमेंट जो है आपका गलत होगा दोस्तों। स्टेट बैंक वाला जो के कारण दोस्तों स्टेट बैंक के दोस्तों भारत में स्टार्ट नहीं किया था सेल्फ हेल्प ग्रुप दोस्तों। ये नाबार्ड ने स्थापित किया था। और दोस्तों कब स्थापित किया था नाबार्ड ने दोस्तों
आप कह सकते हैं कि 1986-87 में दोस्तों नाबार्ड ने भारत में सेल्फ हेल्प ग्रुप के कंसेप्ट का स्टार्ट किया था। और दोस्तों विश्व में सबसे पहले दोस्तों सेल्फ हेल्प ग्रुप का कंसेप्ट स्टार्ट किया था दोस्तों बांग्लादेश में। आपको पता है कि 1975 में दोस्तों इसका स्टार्ट किया था किसने दोस्तों, ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश के दोस्तों फाउंडर हैं कौन है, मोहम्मद यूनुस, जिन्होंने दोस्तों 1975 में इस कंसेप्ट को शुरू किया था। और दोस्तों इसका उद्देश्य यही है कि ग्रामीण गरीबी को दोस्तों दूर करना, जो ग्रामीण क्षेत्र में दोस्तों गरीबी है उसको कम करना, और दोस्तों है बचत को जो है सेविंग को बढ़ाना। दोस्तों इस प्रकार जो है स्टेट बैंक अकाउंट जो है सबका गलत हो गया क्योंकि दोस्तों नाबार्ड होगा। दूसरा दोस्तों है कि ये सही है, ये और तीसरा भी दोस्तों है सही है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप को समर्थन देते। आपको दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा आपको बी केवल 2 होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों इसका इंग्लिश भी हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर कि द सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोग्राम्स वाज ओरिजिनली इनिशिएटेड बाई, ओरिजिनली दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दोस्तों गलत हो जाएगा, ओरिजिनली दोस्तों नाबार्ड द्वारा स्थापित किया गया, जैसे कि मैंने बोला अभी कि दोस्तों ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, SBI नहीं किया था, नाबार्ड ने किया। दूसरा दोस्तों सही है, तीसरा भी सही है, इसका दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा केवल 2, ठीक है। अब दोस्तों देखिए अब इसके बाद जो है 74 के बाद दोस्तों सवाल है 86। चलिए दोस्तों 86 देख लेते हैं यहाँ पर। दोस्तों ये भी इकोनॉमिक्स से है, सेट ए का। स्विट्जरलैंड जो है स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, स्विट्जरलैंड मूल्य के आधार पर स्वर्ण के अग्रणी निर्यातकों में से एक है। दोस्तों ये जो है आपका सही है। और दूसरा स्विट्जरलैंड के पास विश्व का दूसरा विशालतम स्वर्ण भंडार है, दोस्तों ये गलत है, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो है आपको आंसर हो जाएगा आपको 86 नंबर क्वेश्चन नंबर दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। तो दोस्तों इसका पहले इंग्लिश हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद जो इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करेंगे। यहाँ पर दोस्तों क्या लिखा है कि स्विट्जरलैंड इज़ वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ गोल्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। दोस्तों ये जो है आपका सही है। स्विट्जरलैंड के बारे में दोस्तों मैं बता दूं कि ये जितना भी दोस्तों विश्व में एक्सपोर्ट होता है गोल्ड का सबसे ज़्यादा स्विट्जरलैंड में है दोस्तों। और जो डाटा है दोस्तों 2021 में दोस्तों इसने लगभग आप कह सकते हैं कि 87% जो है बिलियन डॉलर का, सॉरी दोस्तों 87% नहीं 87 बिलियन डॉलर का दोस्तों गोल्ड का दोस्तों एक्सपोर्ट किया था पूरे विश्व में। तो ये जो है आपका सही है कि लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड है स्विट्जरलैंड। तो दोस्तों ये आपका सही है। जैसे कि मैंने बोला कि दोस्तों कि 2021 में लगभग 87 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया था। पहला स्टेटमेंट सही है, ठीक है। दूसरा दोस्तों स्टेटमेंट गलत है। आपको मैं बता दूं कि जहां तक दोस्तों गोल्ड माइंस रिजर्व की बात है तो सबसे ज़्यादा दोस्तों सोना कहाँ है दोस्तों, वो है आपको ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। और दोस्तों जो ऑस्ट्रेलिया में लगभग कितना है आप कह सकते हैं कि 10,000 टन दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में गोल्ड का दोस्तों, सॉरी दोस्तों यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा कहाँ पर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में है 10,000, आप कह सकते हैं कि 10,000 दोस्तों टन 10,000 टन जो है गोल्ड है ऑस्ट्रेलिया में। दूसरा स्थान पर दोस्तों रसिया आता है, ठीक है। और उसके पास जो है लगभग कह सकते हैं कि 5,300 टन जो है गोल्ड है। इस प्रकार दोस्तों जो स्टेटमेंट है आपका ये जो पहला सही है, दूसरा जो है आपका गलत होगा क्योंकि दोस्तों ये सेकंड लार्जेस्ट कौन है यहाँ पर, रसिया है। पहला पर दोस्तों कौन है, ऑस्ट्रेलिया दोस्तों। इसलिए इसका आंसर हो गया सी, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ठीक है। अब दोस्तों अब जो लास्ट सवाल है दोस्तों सेट ए का इकोनॉमिक्स का दोस्तों 88 नंबर, उसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। ये वस्तुओं के वैश्विक निर्यात में भारत का निर्यात दोस्तों 3.2 है, जो कि दोस्तों मैं बताऊंगा गलत है, कैसे है आपको डाटा बता रहा हूँ। दूसरा दोस्तों है कि भारत में कार्यरत अनेक स्थानीय कंपनियों में भारत में कार्यरत कुछ विदेशी कंपनियों ने भारत की उत्पादन प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव का दोस्तों लाभ उठाया। दोस्तों ये जो है आपका सही है। इसलिए दोस्तों इसका जो आपको आंसर हो जाएगा 88 नंबर का दोस्तों हो जाएगा डी नंबर, कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। चलिए दोस्तों इसका इंग्लिश भी देखते हैं, उसके बाद जो है इसका व्याख्या भी करेंगे। ये लास्ट सवाल है दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और दोस्तों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों उसके बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। और दोस्तों जब वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जरूर से एक लाइक कीजिएगा। दोस्तों चलिए इंग्लिश पढ़ते हैं कि इंडिया अकाउंट्स फॉर 3.2% ऑफ द ग्लोबल एक्सपोर्ट फॉर गुड्स। ध्यान दीजिए दोस्तों ये गलत है, आपको डाटा जो है दोस्तों 1.8% है जहाँ तक गुड्स का बात है, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका गलत हो गया, ठीक है। जहाँ तक दोस्तों दूसरा स्टेटमेंट सही है। और दोस्तों यहीं पे बता दूं कि भारत जो है हमेशा दोस्तों प्लान कर रहा है कि अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाए, जो ग्लोबल उसका शेयर है दोस्तों अभी वर्तमान में आप कह सकते हैं कि टोटल जो 2.1% है उसको दोस्तों है 3% बढ़ाना चाहता है भारत सरकार। दोस्तों टारगेट रखा है कि 2027 तक इसको 2.1 से 3% कर देना है और दोस्तों 2047 तक बढ़ाकर दोस्तों ग्लोबल जो शेयर है एक्सपोर्ट का 10% तक करना 2047 तक, ठीक है। तो दोस्तों ये है। और जहाँ तक दोस्तों मैं बता दिया इसके बारे में कि ये स्टेटमेंट जो है गलत है। दूसरा स्टेटमेंट जहाँ तक बात है दोस्तों प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, आपको पता है कि भारत सरकार ने इसको दोस्तों इस स्कीम को 2020 में शुरू किया है केंद्र सरकार ने।
और दोस्तों इसमें क्या है कि बेसिकली जो मैन्युफैक्चरिंग है इंडस्ट्री उस पर ध्यान दिया जाएगा और जिसमें दोस्तों प्रोडक्शन को बढ़ाया जाएगा और रोज़गार भी जनरेट किया जाएगा। इससे बेसिकली इसमें है कि इंपोर्ट को दोस्तों कम करना है, एक्सपोर्ट को एक जो निर्यात है उसको बढ़ाना है, जिसके चलते आपको पता है कि जो है जीडीपी भारत का दोस्तों बढ़ेगा। और इसमें वही अब दोस्तों ये जो स्कीम के बारे में जानते हैं कि जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव क्या है, कि इसमें दोस्तों यही है कि अगर आप कोई भी कंपनी है अगर अपने सेल्स को बढ़ाती है, जितना दोस्तों सेल्स बढ़ता है तो दोस्तों क्या, और दोस्तों अगर वो कंपनी R&D पर भी खर्चा करती है, गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाती है, तो उसी आधार पर दोस्तों जो है कंपनियों को इंसेंटिव दिया जाएगा। ठीक है, विभिन्न प्रकार का आपको पता है इंसेंटिव सरकार देती है, आपको पता है दोस्तों टैक्स छूट उसमें देगी, आपको टैक्स बेनिफिट का लाभ मिलता है। तो दोस्तों यही स्कीम है। तो मैंने दोस्तों इस बारे में आपको बता दिया कि इसका जो आंसर हो जाएगा आपको, ये आपको स्टेटमेंट 1 गलत है, स्टेटमेंट सुई है, इसलिए दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा आपको डी। हाँ दोस्तों डी हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट 2 इज करेक्ट। दोस्तों इस प्रकार जो है एक पूरा इकोनॉमिक्स मैंने आपको बता दिया। अगर दोस्तों मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इन दोस्तों मेरे चैनल को जो इस वीडियो को बेसिकली दोस्तों है आपको एक लाइक करना था, कि इसी प्रकार का दोस्तों वीडियो बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, ये इनिशिएटिव जो पूरी तरह दोस्तों निःशुल्क है, इस निःशुल्क सुविधा का सही भाई बहन लाभ उठाए। आपको पता है दोस्तों कि 16 जून को PSC प्रीलिम्स का पेपर होगा और 30 सितंबर को BPSC का प्रीलिम्स होगा। तो जो निश्चित रूप से ये जो पेपर का डिस्कशन कर रहा हूँ उसका आपको लाभ होगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।